सो अब हम एनर्जी कैलकुलेशन से आगे बढ़ेंगे। अब हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो अब उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम सबसे पहले तो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब हमने जो अभी तक किया उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है। देखते हैं। सो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर आप हाइड्रोजन के, हमने एनर्जी का फार्मूला किया हुआ है पहले, ठीक है। मतलब हमने ये किया हुआ है कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। सो हाइड्रोजन के केस में जो पहला ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, उसकी जो एनर्जी होगी बेटा जी, उसकी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, N की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सारे इस बात से एग्रीड होंगे, ठीक है ना, कि एनर्जी जो है इतनी ही होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम N की वैल्यू यहां पे 2 पुट करते हैं तो क्या हो, अगर हम ऑर्बिट नंबर सेकंड की बात करें, सो एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि एनर्जी जो है माइनस में हो, सही बात है, एनर्जी जो है वो माइनस में हो, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था पहले, ठीक है। सो देख रहे हो पहले -13.6 है, अब अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दें तो 4 हो गया, z तो 1 ही है, तो 13.6 अपॉन 4 विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थर्ड लेवल की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 3, सो ऐसे में उसकी जो एनर्जी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और अगर हम फोर्थ लेवल की बात करते हैं, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपको देखना क्या है, यहां पर देखने की बात यह है कि एनर्जी माइनस में, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर इधर। दूसरी देखने की बात यह है कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है जैसे जैसे जो है आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ, सुन लीजिए, मैं साइड में लिख लेता हूं कि E2 माइनस E1 will be greater than E3 minus E2, which will be greater than E4 minus E3। सही बोला कि नहीं, सही लिखा ये, ठीक है। सो ये बात, और सुनिए, अगर हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल लेवल अब मान लें कि n इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर n इक्वल टू इंफिनिटी है तो एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल विल बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको बेटा जी मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जी एट इनफाइनाइट लेवल विल बी 0 इलेक्ट्रॉन। डन, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? से यस और नो। व्हेन नंबर, एनर्जी का डिफरेंस उनका कम होता है बेटा जी,
एनर्जी का जैसे जैसे शेल इंक्रीज करती है, कंजक्टिव एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कम होता जाता है। एनर्जी तो बढ़ ही रही है, आप देख रहे हो इनफाइनिटी पे जीरो हुई। आप देखो ये -13.6 है ना, तो सबसे कम ये है, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। एवरी पर्सन ओके, सबको समझ आ गई बात मेरी? ओके, कृतिका को भी आ गई बात समझ? ठीक है, कुलमीत को आ गई, ठीक है। मनप्रीत, ओके, आयुष्मान, सौम्या, ठीक है ना, एवरी पर्सन है। अच्छा, आगे बढ़े। अब अब यहां पर सुनते जाइएगा। अब हमने इसी चीज को ध्यान में रख के कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन बातों पे आऊं, मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे, मुझे लगता है मेंशन कर देनी चाहिए वो पॉइंट जो है, दैट इज कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल only to यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक। सुनो, यहां पर लिख रहे हैं हम कि जो बोर्स मॉडल है वो सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल। अब ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है जिनके लिए हमारा बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है? आप देखिए, वो या तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन, हीलियम में दो होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हीलियम पॉजिटिव बन गया, हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए एप्लीकेबल होगा। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो निकाल देते हैं तो वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम में चार होते हैं, सो तीन निकाल दो। कार्बन में सॉरी बोरोन में पांच होते हैं तो चार निकाल दो। ऐसे कार्बन में छह होते हैं तो पांच निकाल दो। ऐसे आप मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एटम में। तो ये बोर मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो सिर्फ जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल था। लेकिन फिर भी बड़े कमाल का मॉडल है, अभी मॉडल चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल जो है आपने सिर्फ मैथमेटिकली कर दिया। हाँ, इट इज लिमिटेशन, हम लिमिटेशन में भी लिखेंगे और यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये तो कमी है ही बोर्स मॉडल की, लिमिटेशन भी कही है, ठीक है ना। इट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल कि ये सिर्फ जो है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, सो ये मैं मिटा रहा हूं। सारे एलिमेंट नहीं यूनी इलेक्ट्रॉनिक होंगे, आयन यूनी इलेक्ट्रॉनिक होंगे। देखो ना, लिथियम अदरवाइज तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सिर्फ लिथियम टू पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल। जैसे हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हीलियम टू पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल, हीलियम वन पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हीलियम आयन है उसके लिए एप्लीकेबल है। समझ आ गई बात? ओके,
सो जैसा मैंने कहा कि हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। ठीक है, सो वन बाय वन उन बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट। सिंपल कहें लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आयन is called ground state. The lowest energy state of an atom or ion is called ground state. ठीक है, ये आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं अभी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए। ठीक है, मतलब जो जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो स्पेसिफिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए होगी ताकि हमारा बोर्स मॉडल तो एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि भाई लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आयन। तो मतलब ये मैं यहां पे लिख लूं कि एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑन, सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है, औरों के लिए भी होती है, लेकिन जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो है। अच्छा, डाउट क्लास वाले सर ने ये बताया था। ओके ओके, डन डन। ठीक है, सुनो। सो फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट के लिए जो है जो ऑर्बिट नंबर होता है वो हमेशा पहला होता है। अब इसमें क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, ऑलवेज n इज इक्वल टू 1। चलिए पहले ये भी कुछ देख लेते हैं यहां पे। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सही बोला भाई, जैसे हमने यहां पे निकाला ना कि ग्राउंड स्टेट के लिए -13.6 है, सो यही। सो हाइड्रोजन के लिए इट विल बी -13.6। चलो लक्ष्य समझ रहा है बात। एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव। सुनो, हीलियम पॉजिटिव में क्या होगा? एनर्जी का वही फार्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन उसमें जेड 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। सो 13 पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हीलियम पॉजिटिव के लिए इट विल बी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा, एन की वैल्यू हीलियम में 1 ही होगी, सो 13.6 इंटू 4 होगा, सो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ऐसे ही ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव कितनी होगी? निकाल के दो मेरे। लिथियम 2 पॉजिटिव की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी?
नकुल ने सही लिखा लेकिन साइन नहीं लगाया सही, -122.4। समझ आ गई बात? मानव ज्योत कह रहा सर कैसे? सुनो ऐसे, देखो यहां पे फार्मूला मानव ज्योत, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 3² अपॉन 1²। Z², Z3 है लिथियम 2 पॉजिटिव का, N पहला ही है, ग्राउंड स्टेट के लिए N हमेशा 1 रहेगा यूनि इलेक्ट्रॉनिक में। सो ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 122.4। इज इट ओके? ठीक है। ओके, सो ये हो गई ग्राउंड स्टेट। अब द स्टेट्स अबव ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारी जो लेवल्स हैं, मतलब जैसे ये एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड है, एनीथिंग, मतलब ग्राउंड स्टेट के अलावा जो स्टेट्स हैं उनको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सही बात है। जबकि n इज इक्वल टू 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्सेप्ट फर्स्ट ऑल आर एक्साइटेड। नमन को समझ में आ गया? बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, आसान है बिल्कुल, इजी, इजी टर्म्स, ठीक है ना। लेकिन हमने जो है इसको, मतलब एनीथिंग, n इज इक्वल टू n+1 इज nth एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आठवां मतलब सेवंथ एक्साइटेड स्टेट, 15वां मतलब 14th एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जिस भी स्टेट की बात हो रही है उसमें से एक माइनस कर दो, वो उतना एक्साइटेड, क्योंकि ग्राउंड लेवल तो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड हुआ ना, इसलिए। इज इट ओके? ओके, एन टर्म कैन बी एनीथिंग टिल इंफिनिटी। ओ यार, मुझे यही डर है कि मैं कभी ना इसको मिटा दूंगा, जबकि इसकी हमें जरूरत जो है रहेगी अभी। अच्छा सुनो, तो इसीलिए मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, सुन लो अब बात। नाउ नेक्स्ट थिंग, द थर्ड डेफिनेशन। आयनाइजेशन एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है।
सो डेफिनेशन समझ लीजिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, इस लेवल से, ये ग्राउंड स्टेट है ना, इस लेवल से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। इज इट ओके? समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पहले आप ऐसे समझे, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है? सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुजन, मैं बता रहा हूं। अभी देखो, हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। पहले सिंपल वर्ड्स में समझ जाओ कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी। दैट इज इक्वल टू, देखो अगर यहां पर -13.6 है और इंफिनिटी में 0 है, तो इसका मतलब यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो सही बात है कि नहीं? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। भाई हाइड्रोजन में -13.6 से आपको 0 तक पहुंचाना है ना? बिल्कुल सही बात है। 0 माइनस -13 लक्ष्य से लिखा है, बिल्कुल सही बात है। 0 माइनस -13.6 इज 13.6। इज इट ओके? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? -13.6 से 0 तक पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी? 13.6 चाहिए। सुन लो, तो ऐसे में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव कितना होगा? 54.4, क्योंकि हीलियम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमने अभी निकाली है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव कितना हुआ? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है। अगर फार्मूला लिखना हो हमने आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द फॉर्मूला। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। इट इज पॉजिटिव। भाई चाहिए ना, इतनी एनर्जी चाहिए जीरो बनाने के लिए, तो आप -13.6 में 13.6 ऐड करेंगे ना। सही है बात? सो एनर्जी रिक्वायर्ड, सो हाइड्रोजन के केस में इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने? चलो, कुलमीत को आ गया समझ, बहुत बढ़िया। डन डन। सो अब हम फोर्थ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल। The potential corresponding to ionization energy. The potential corresponding to ionization energy. अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता, तो मैं सीधे सीधे मतलब बताता हूं कि भाई इसका मतलब क्या है। आप ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे अगर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो है 13.6, एक मिनट ऐसे लिख ले,
यहां पर एलिमेंट, यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वोल्टेज में होगा। तो एलिमेंट हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकाली थी हमने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यूनिट में यहां भी लिख लेता हूं। आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा 13.6 वोल्ट। जितना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उतना ही पोटेंशियल वोल्ट में होगा, बस बात इतनी सी। अब हीलियम पॉजिटिव 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ये 54.4 वोल्ट। एंड देन लिथियम 2 पॉजिटिव कितना 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 122.4 वोल्ट। इजी टोके, सबको समझ में आ गई? इजी। भाई जब भी पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर। ठीक है, समझ आ गया, कुलमीत को भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, एनर्जी अगर आप जूल्स में लिखोगे एनर्जी को, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, फिर जो है वोल्ट में बनाओगे। अगर कोई एनर्जी आपको जूल्स में दी है, पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, फिर उसकी उतनी वैल्यू जो है आप जूल्स में करो, ये वोल्ट में करो। डन। नेक्स्ट थिंग, सुनिए, the minimum energy required to excite electron from ground state to any higher state is called excitation energy of that state। समझिएगा बात, क्योंकि अब डेफिनेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो आपको मामले को समझना है। जैसे अब यहां पर ग्राउंड स्टेट से किसी और लेवल में ले जाना है, सो दैट मीन्स जैसे अगर मान लो मैं n1 इक्वल टू 1 से n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 2 में ले जा रहा हूं, मतलब यहां से यही इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूं, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ये। अच्छा, अब पहली बात तो ये जान लेना कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी है। सेकंड लेवल तो है ही, लेकिन इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी होगी, इट इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ
सेकंड स्टेट। बोलो भाई, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड स्टेट ही हुई ना, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट हुई ना, ये जो एनर्जी होगी है तो ये एक्साइटेशन एनर्जी किस स्टेट की, सेकंड स्टेट की। हमने कहा जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो उस स्टेट की होगी, मतलब सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी जो है ये है, जो भी इसकी वैल्यू होगी, 2 जूल 5 जूल जो भी, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। या इसको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, जिसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस वैल्यू माइनस दिस। बोलो सही है, तो ये सारी बात एक की है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड देन फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा जी समझ आ गया? और साथ में एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल, दैट इज n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब वहां पे ले जा रहे हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सही बात है, क्योंकि सुनो, अभी बता रहा हूं मैं, जिनको नहीं समझ आई ये बात, कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइट लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, तो मतलब ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल तक ले जाने, यही हुआ ना, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट लेवल तक। सो वो कितनी होगी, दैट विल बी, मतलब या तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल, या तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा जी सही है बात कि नहीं? यहां से यहां है ना 13, बिल्कुल सही बात है भाई। ये डेफिनेशन में कह दिया, ले तो आपको ग्राउंड स्टेट से ही जाना, लोअर लेवल तो ग्राउंड स्टेट ही हो गया, हायर लेवल जो मेंशन्ड होगा कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट की है, थर्ड की है, किस लेवल की है, ठीक है। इज इट ओके? मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ रही, सबको आ रही है समझ? चलिए बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से मैं मिटाने लग जाता हूं, देखो याद भूल जाता हूं, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, एन टू इंफिनिटी क्यों लिखा, एन टू इंफिनिटी क्यों लिखा भाई? एन टू इंफिनिटी मतलब n1 जहां से गया वो n1, जहां पे जाना है वो n2, हायर लेवल n2। फार्मूला लिखा था ना मैंने, डेल्टा इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, जिसमें गया, मतलब हायर लेवल इज n2 लेवल, लोअर लेवल इज n। इज इट ओके? तो इस केस में n2 इज इंफिनिटी। चलो उम्मीद को समझ में आ गया।
अब सुनिए, नेक्स्ट टर्म एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये तो आप समझ गए, द पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेशन एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब अगर किसी की एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्स वोल्ट। समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। एंड द लास्ट, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। समझते जाइएगा। द मिनिमम एनर्जी required to take electron from any level to infinity is called, या is called, छोड़िए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो ये किसी भी लेवल से इनफाइनाइट तक, तो ये आप समझ भी जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख लूं यहां पे, फॉर हाइड्रोजन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल या सेकंड स्टेट। भाई सेकंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी जब यहां से इन्फिनिटी पे ले जाना है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ऑफ थर्ड स्टेट कितनी होगी? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ स्टेट की कितनी होगी? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है। यहां भी एक स्टार लगा सकते हैं, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर ले जाना है इंफिनिटी तक, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर ही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लिखते जा रहे हैं हम, लिखते जा रहे हैं ना। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी समझ आइए। बोर तो नहीं हो गए आप? आज ऐसे लिख रहे हैं हम जैसे बोर हो गए ना। धड़ाधड़ डेफिनेशन पे डेफिनेशन, 7 डेफिनेशन लिख ली हम। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो,
अब क्वेश्चन करें? हाँ, क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट यहां पे और भी लिखवा दूं। हमने कहा था बोर्स मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है ना। सो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या एटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एच लाइक एटम्स। एच लाइक मतलब हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक मतलब जो यूनिइलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक का मतलब लेकिन हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन लाइक का मतलब हाइड्रोजन नहीं, या हाइड्रोजन ही नहीं। हाइड्रोजन लाइक में हीलियम पॉजिटिव भी आएगा, लिथियम 2 पॉजिटिव भी आएगा, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बोरोन 4 पॉजिटिव, कार्बन 5 पॉजिटिव, ये सारे समझ गए आप बात, है ना। चलिए, तो हाँ, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कीजिए। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। नहीं नहीं, हीलियम पॉजिटिव है कुलमीत। सो अभी मुझे सही जवाब नहीं मिल रहा। कितना आया? नहीं नहीं, कुलमित नहीं। सही जवाब है 47.36। मतलब इसमें N1 विल बी इक्वल टू 1, N2 विल बी इक्वल टू 3 एंड Z विल बी इक्वल टू 2। और फार्मूला क्या हो गया भाई? एक्साइटेशन एनर्जी इस लेवल से इसमें ले जाना है ना, 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सुनते जाइए, यही है ना भाई।
फर्स्ट से थर्ड में ले जाना। सो कितना हो गया 13.6 इंटू 2 स्क्वायर 1 अपॉन n1 इज ऑलवेज लोअर 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। सो दैट गिव्स यू 13.6 इंटू 4 इंटू 8/9 आ जाएगा। बस आप निकालो। You calculate this. बोलो पहले बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा अच्छा सुजन मैंने देखे नहीं, स्टार्टिंग के नहीं देखे मैंने आंसर, मेरे को जो दिखा मैंने उसका दिया। N2 3 को लिया। देखो कुलमीत हमने कहा था, हमने जब मैंने एक्साइटेशन एनर्जी का एग्जांपल लिया था उसमें देखो हो सकता है 48.3 हो, ये गड़बड़ हो सकती है। कुलमीत मैंने कहा था एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब यहां पर जैसे अगर मान लो हम हाइड्रोजन की बात करें n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है, ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है, ये थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आई? सो क्योंकि हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसमें थर्ड फर्स्ट। इज इट ओके? मैंने रिव्यू नहीं पढ़ा, फिर से डाल दे यार। माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि यू रिक्वायर एनर्जी, इसमें माइनस कहां आएगा? देखो n1 माइनस n2, आप हमेशा यही करें। बट आई नहीं नहीं, अरे 40 इस हो सकता है इसका 48.3 ही आंसर हो यार, मेरे पास गलत हो सकता है। ठीक है, जो तुम्हारा है वो सही है, मैंने ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल 48.3 ठीक है, वो आप लोगों का सही है, मेरे पास गड़बड़ हो सकती है। डन, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है। अब
सुनिए, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब करते क्या है, क्योंकि इसको करने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। सो आपने करना क्या है, सुन लीजिए। आपने जहां जिस टेबल पे आप बैठे हैं, आप उसी टेबल पे बैठे रहेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसे ही आपसे सारे हो जाते हैं, आप उनके आंसर्स जो है मुझे मैसेज कर देंगे मेरे नंबर पर। इज इट ओके? मतलब अगर आपसे 10 मिनट में होते हैं तो सीधे 10 मिनट बाद मुझे चारों के आंसर्स भेज दीजिए, नाम के साथ कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना। कब तक नहीं सेंड करना है, आप स्टडी टेबल पे ही बैठे हो, आपने बिना उठे जो है ये सेंड करने हैं। अगर होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं तो कल मैं खुद सॉल्व करवाऊं। इज इट ओके? जो करना चाहते हैं दे कैन सेंड मी योर सॉल्यूशन का फोटो भी भेज सकते हो आप इसमें, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगा। डन, ठीक है। सो बी सीटेड। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। डन, ओके बाय।